we are going to continue with the second class of the chapter number 8 of CSEET Business Environment. ठीक है, तो हम लोग जो है चैप्टर नंबर 8 का फर्स्ट क्लास कर चुके हैं एंड आई होप वी आर थ्रू विद दैट क्लास. ठीक है, थोड़ा सा ये चैप्टर डिफिकल्ट लगेगा अगर आप लेक्चर को नहीं सुनोगे और उसको लर्न नहीं करोगे मेरे साथ साथ. जैसा कि हम लोग ने सारा चीज जो डिस्कस किया था क्लास में लर्न कर लिया था एंड आई होप यू हैव रिवाइज्ड दोस स्टफ्स एट योर होम. तो आज भी जो हम लोग दो इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स पढ़ने वाले, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन पढ़ने वाले, जो कि थोड़ा सा टेक्निकल, अगर आप नहीं समझोगे, ध्यान से मेरी बात नहीं सुनोगे, तो ये जो क्लास है छोटा होने वाला है कंपेयर टू द प्रीवियस क्लास. पूरा ध्यान से फुल फ्लेजेडली आप लोग सुनोगे मेरा बात को एंड ट्राई टू लर्न इटसेल्फ इन द क्लास. ठीक है, और सब कुछ आप लोग को लिखवा दिया जाएगा यहाँ पे. जैसे रनिंग नोट्स मैंने लास्ट क्लास भी दिया था वैसे आज भी मैं दूंगी, डिक्टेट करूंगी. ठीक है, सो डोंट वरी फॉर दैट एंड एवरीथिंग हियर इज बीइंग डिस्कस्ड फ्रॉम वेयर, फ्रॉम योर इंस्टीट्यूट मैट. तो चलो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग क्या स्टार्ट कर सकते हैं बच्चे लोग? टेल मी फास्ट, कैन वी स्टार्ट विद द सेकंड क्लास? चलो विद फुल एंथुसियाज्म, फुल एनर्जी हम लोग ये वाला क्लास हमारा स्टार्ट करते हैं. तो आज जो हम लोग का है दो टॉपिक बचा हुआ है. क्या क्या दो टॉपिक है? एक है एनसीएलटी और एक है एमसीए. ठीक है, सो व्हाट आर द टू टॉपिक्स दैट वी आर गोइंग टू कवर टुडे इज एनसीएलटी, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल, और एक हम लोग का एमसीए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स. तो ये जो दो टॉपिक आज हम लोग कवर करने वाले हैं, एनसीएलटी और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले मैं कौन सा टॉपिक आज लेने जा रही हूं, दैट इज योर एनसीएलटी. सो द फर्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे इज योर एनसीएलटी. ठीक है, एनसीएलटी का फुल फॉर्म क्या है मेरे को बताओ? नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनसीएलटी? नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल. दिस एनसीएलटी का जो प्रोविजंस है हैज बीन गिवन इन विच सेक्शन ऑफ द कंपनीज एक्ट? एनसीएलटी का जो प्रोविजन है हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड इन सेक्शन नंबर 408 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013. ठीक है, किस सेक्शन में इसको रिकॉग्नाइज किया गया है? सेक्शन 408 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013. तो यहां तक लर्न हो गया होगा अच्छे से. नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल किस सेक्शन में इसका प्रोविजन है? एनसीएलटी का सेक्शन 408 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 रिकॉग्नाइजेस द प्रोविजन ऑफ एनसीएलटी. एनसीएलटी का फुल फॉर्म नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल. अब ये एनसीएलटी है क्या? आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा, कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल. ट्राइब्यूनल का मतलब समझ में आ रहा है, यानी ये जुडिशियल प्रोसीडिंग्स को कंडक्ट करने वाला है. So you know NCLT is a quasi judicial body. It is a quasi judicial body. ठीक है, जिसका काम क्या, जिसका फंक्शन क्या? It is going to dispose of corporate civil affairs. ठीक है, it is going to dispose of corporate civil affairs relating to Companies Act 2013. तो यानी NCLT का काम क्या है? जो भी कंपनीज का ऑपरेशन है, कंपनीज का जो अफेयर्स है, अगर उस मैटर में कोई डिस्प्यूट आ जाए, कोई भी कॉर्पोरेट डिस्प्यूट आए, बट इन विच मैटर? रिलेटिंग टू सिविल मैटर, नॉट क्रिमिनल मैटर. तो सिविल मैटर में कोई भी कॉर्पोरेट डिस्प्यूट आए तो उसको डिस्पोज ऑफ कौन करेगा? एनसीएलटी. क्लियर है? सो एनसीएलटी इज जस्ट फंक्शनिंग लाइक अ नॉर्मल कोर्ट ऑफ लॉ. जो एक नॉर्मल कोर्ट ऑफ लॉ होता है वैसे एनसीएलटी भी एक कोर्ट ऑफ लॉ है. बट ये कोर्ट ऑफ लॉ किसके लिए एप्लीकेबल है? फॉर डिस्पोजिंग ऑफ ओनली कॉर्पोरेट अफेयर्स. फॉर डिस्पोजिंग ऑफ विच काइंड ऑफ अफेयर? कंपनीज का अफेयर. ठीक है, जो कि किसके अंडर कवर्ड है? कंपनीज एक्ट 2013. तो बेसिकली एनसीएलटी का फंक्शन क्या हो गया? कैन आई से इट इज अ क्वाजी जुडिशियल बॉडी. व्हाई इट इज कॉल्ड जुडिशियल बॉडी? बिकॉज इट इज गिविंग जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट. हम लोग लास्ट क्लास किए थे, सेबी का 3 फंक्शन है, क्वाजी लेजिस्लेटिव, जुडिशियल. जुडिशियल का मतलब वहां समझाया गया था. जुडिशरी वर्ड का मतलब क्या होता है? ऐसा बॉडी जिसके पास पावर है हियरिंग्स को कंडक्ट करने का, जजमेंट को पास करने का, रूलिंग को पास करने का. तो ऐसे एनसीएलटी के पास पावर है कि वो जजमेंट पास कर सकता है रिलेटिंग टू डिस्प्यूट्स ऑफ व्हाट? कॉर्पोरेट अफेयर्स. ठीक है, बट दोज corporate affairs that is pertaining to civil matter and that is relating to Companies Act 2013. clear है? So can I say जो NCLT है that is a quasi judicial body. It is a quasi judicial body. ठीक है, जो कि किस लिए बनाया गया है? For disposing of corporate affairs. ठीक है, for disposing of corporate affairs disputes. And which kind of matter it is covering? Relating with civil matters. ठीक है, so for disposing of corporate affair disputes that is related with civil matter with respect to Companies Act 2013. with respect to Companies Act 2013. तो फटाफट इसको लर्न कर लो.
एनसीएलटी कौन से सेक्शन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 में कवर्ड है? सेक्शन 408। एनसीएलटी का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल। ट्राइब्यूनल नाम से समझ में आ रहा है, ये प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करेगा, जजमेंट पास करेगा। किसके लिए जजमेंट पास करेगा? डिस्प्यूट। किसके बीच में डिस्प्यूट? कोई भी इशू को लेकर डिस्प्यूट होगा, लेकिन वो डिस्प्यूट कौन किससे रिलेटेड है? कंपनी से रिलेटेड है, ठीक है। सो इट इज डिस्पोजिंग ऑफ डिस्प्यूट रिलेटिंग टू कॉर्पोरेट अफेयर्स। कंपनी से रिलेटेड जो भी है, उससे कोई भी रिलेटेड डिस्प्यूट है उसको डिस्पोज ऑफ करेगा। ऑल राइट, एंड दैट टू इन विच मैटर? सिविल मैटर, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू कंपनीज एक्ट 2013। यहां तक लर्न हो जाना चाहिए, अच्छे से देख लो एक बार अच्छे से। क्लियर है यहां तक? अब मेरा बात ध्यान से सुनो, ये जो एनसीएलटी है ना, कॉर्पोरेट डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करता है, ये क्लियर है। तो एनसीएलटी का टोटल कितना बेंचेस है ऑल ओवर इंडिया? तुमको जान के अच्छा लगेगा कि जो एमसीए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, इट हैज अपॉइंटेड 11 बेंचेस, ठीक है। कितना बेंचेस है एनसीएलटी का ऑल ओवर इंडिया? 11 बेंचेस ऑफ एनसीएलटी। समझ में? एनसीएलटी का जो बेंचेस यानी ऑफिसेज है, कितना है टोटल? 11 इन नंबर। कितना है टोटल? 11 इन नंबर, जिसमें से जो प्राइम बेंच है, जो मेन ब्रांच है, जो मेन बेंच है, वो कहां पे है? न्यू दिल्ली में, ठीक है। तो यू कैन ऑल्सो राइट कि जो इसका प्रिंसिपल बेंच है, जो इसका प्रिंसिपल यानी मेन प्राइम बेंच है, प्राइम बेंच वो कहां पे सिचुएटेड है? न्यू दिल्ली। वो कहां पे सिचुएटेड है? न्यू दिल्ली। और बाद बाकी जो अदर रिमेनिंग 10 बेंचेस है, वो कहां कहां पे है? गेस करोगे? वही कोलकाता होगा, अहमदाबाद होगा, न्यू दिल्ली भी है उसमें और एक तो, फिर उसके बाद आपका चेन्नई है, अहमदाबाद हो गया, तो इलाहाबाद हो गया। इस तरह से जो है अलग अलग जगह उसका बेंचेस जो है सेग्रीगेटेड है, ठीक है, फैला हुआ है। तो बेसिकली एमसीए has totally appointed how many benches of NCLT? Total there how many benches of NCLT? 11 benches, out of which जो प्राइम बेंच है इसका वो कहां पे है? न्यू दिल्ली में है। क्लियर है यहां तक पूरा अच्छे से? आपको ये जान के खुशी होगा कि जो एनसीएलटी का पावर है उसको अभी अभी मिला है। पहले एनसीएलटी का जो प्रोविजन, एनसीएलटी का जो पावर था, दैट वाज वेस्टेड इन द हैंड ऑफ सीएलबी, कंपनी लॉ बोर्ड। पहले जो एनसीएलटी का काम है वो कौन देखता था? कंपनी लॉ बोर्ड। बट धीरे धीरे कंपनी लॉ बोर्ड को हटा के किसको लाया गया? एनसीएलटी को लाया गया। तो एक्चुअली आपको पता है एनसीएलटी का जो प्रोविजन है वो कंपनीज एक्ट 2013 में ही आया है। एनसीएलटी का जो प्रोविजन था इंक्लूजन करने का कंपनीज एक्ट में, वो 2002 से प्रपोजल चला आ रहा है। बट 2002 से प्रपोजल चला आ रहा है, बट बिकॉज इसको लीगल वैलिडिटी नहीं मिला था, बिकॉज इट वाज चैलेंजिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी, देयरफॉर इट वाज नॉट इंक्लूडेड इन द कंपनीज एक्ट। 2002 से हम लोग का जो 2002 से प्लानिंग चल रहा था कि इसको कंपनीज एक्ट 1956 में लाया जाए, बट ऐसा नहीं हो सका, 10 साल लेट हो गया। So finally NCLT got its legal recognition in the Companies Act 2013 after 10 years. But the proposal for introduction of NCLT was going on from since which year? 2002. But at that time it was challenging the constitutional validity. कुछ NCLT का provision were challenging the existing constitution of India. Therefore it was not included. But धीरे धीरे जो है इसका provisions को clear किया गया and finally it got included in the Companies Act 2013. समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? तो इट वाज रिकॉग्नाइज्ड लीगली इन विच कंपनीज एक्ट? 1956 कंपनीज एक्ट 2013, कंपनीज एक्ट 2013। पहले क्यों नहीं इंट्रोड्यूस हुआ था कंपनीज एक्ट 1956 में? बिकॉज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन, ठीक है, क्योंकि ये कुछ पॉइंट्स को वायलेट कर रहा था, कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन। तो इस वजह से एनसीएलटी को रिकॉग्नाइज नहीं किया गया था। तो इसका जो फंक्शन है किसमें वेस्टेड था? सीएलबी वाज डूइंग दैट, कंपनी लॉ बोर्ड। और अभी जो एनसीएलटी और सीएलबी का पावर कंपैरिजन करेंगे हम लोग, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है, ठीक है। एनसीएलटी का जो पावर और सीएलबी का पावर है, दोनों में डिफरेंस है। तो पहले सीएलबी वाज लुकिंग इनटू ऑल दीज मैटर ऑफ रिजॉल्विंग कॉर्पोरेट डिस्प्यूट, बट नाउ दिस पावर हैज बीन गिवन टू एनसीएलटी, व्हिच वाज द प्रपोजल ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ एनसीएलटी वाज गोइंग ऑन फ्रॉम द ईयर 2002, बट बिकॉज ऑफ its challenge, because it was challenging the constitutional validity, therefore it got introduced in which year? Later on, after 10 years in Companies Act 2013. क्लियर है यहां तक? तो हम लोग ये पॉइंट बोल सकते हैं कि इसका जो प्रपोजल था, प्रपोजल in 2002 was going on, but it was challenging the constitutional validity, but it was challenging the constitutional validity, therefore introduced 10 years later in Companies Act 2013.
और फिर वो भी पता है आपको, एक कमिटी सेटअप किया गया था इसका इंट्रोडक्शन के लिए. सो बेसिकली ये जो एनसीएलटी है, इट इज द आउटकम ऑफ अ कमिटी नोन एज इराडी कमिटी. सो इट इज द जस्टिस इराडी कमिटी. सो इट इज द आउटकम ऑफ विच कमिटी, पूछ सकता है किस कमिटी के कारण ये आया है, इराडी कमिटी. ठीक है, इराडी कमिटी. क्लियर है यहां तक? सो इट इज द आउटकम ऑफ विच कमिटी, इराडी कमिटी, जस्टिस इराडी कमिटी. क्लियर है यहां तक? तो एक बार फटाफट यहां से हम लोग सारा पॉइंट्स को जो है फिर से एक बार देख लेते हैं. प्लीज रिवाइज करो. एक्चुअली आप लोग इस सारे पॉइंट्स को कॉपी करो जो मैंने लिखा है यहाँ पे. एनसीएलटी, गिव द हेडिंग, टेक आउट योर कॉपी, गिव द हेडिंग एनसीएलटी सेक्शन 408 ऑफ कंपनीज एक्ट. इट इज अ क्वाजी जुडिशियल बॉडी दैट इज डिस्पोजिंग ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स. सिविल मैटर होगा रिलेटिंग विद कंपनीज एक्ट. फिर उसके बाद जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है उसने 11 बेंचेस ऑफ एनसीएलटी को सेटअप किया. द प्राइम बेंच बीइंग लोकेटेड एट न्यू दिल्ली. और इसका प्रपोजल फॉर इंट्रोडक्शन वाज गोइंग ऑन सिंस 2002 बट इट वाज चैलेंजिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी. देयरफॉर इट गॉट इंट्रोड्यूस्ड 10 years later in कंपनीज एक्ट 2013 एंड इट इज द आउटकम ऑफ व्हिच कमिटी, इराडी कमिटी. तो फटाफट जो है आप लोग एनसीएलटी लिख लो. ठीक है, आई एम गिविंग यू द टाइम, प्लीज राइट इट डाउन. और एक चीज लिख लो एनसीएलटी के पास, प्रीवियसली सीएलबी वॉज देयर. एनसीएलटी के पहले कौन था, सीएलबी, कंपनी लॉ बोर्ड. वेरी क्विकली राइट इट डाउन. एनसीएलटी प्रीवियसली सीएलबी वाज देयर, सेक्शन 408 ऑफ कंपनीज एक्ट. फटाफट लिख लो. इलेवन बेंचेस. This is CONST, constant, constitutional validity. I hope you know the spelling of constitutional. Constitution लिख लो. ठीक है, फिर उसके बाद AL, constitutional validity. This is important. Outcome of which committee, इराडी कमिटी. और कब इंट्रोड्यूस हुआ है, सेक्शन 408. प्रपोजल 2002 challenging the constitutional validity, therefore introduced 10 years later in Companies Act 2013. हम लोग कॉम्पोजिशन कर सकते हैं बेंच का. ये जो बेंच बोले ना एमसीए ने अपॉइंट किया है, ठीक है, तो ये जो बेंच है इसको देखता कौन है, दिस बेंच इज लुक्ड अपॉन बाय हुम. एक इसका प्रेसिडेंट है, इट इज हेडेड बाय द प्रेसिडेंट. ठीक है, हु इज द हेड ऑफ द बेंच, ऑल द 11 बेंचेस. एंड इसके अलावा देयर आर 16 जुडिशियल मेंबर्स, 16 जुडिशियल मेंबर्स एंड 7 टेक्निकल मेंबर्स. इसका कॉम्पोजिशन लिख लो कि बेंच को कौन देखता है,
कॉम्पोजिशन क्या है बेंच का? देयर इज वन प्रेसिडेंट हु इज द हेड ऑफ ऑल द 11 बेंचेस एंड अदर 16 जुडिशियल मेंबर एंड 7 टेक्निकल मेंबर. तो पूछ सकता है कितना प्रेसिडेंट, कितना जुडिशियल मेंबर, कितना टेक्निकल मेंबर. सो राइट इट डाउन. और इसका प्राइम बेंच कहां पे सिचुएटेड है? यू नीड टू नो द नेम, न्यू दिल्ली. इसके अलावा और कितने बेंचेस है? 10 बेंचेस है. टोटल हाउ मेनी बेंचेस? 11 बेंचेस. ठीक है, लर्न हो गया तक. नाउ लेट अस डिस्कस, इसको लिख भी लो पॉइंट नंबर 6 को. आई होप यू आर थ्रू विद दिस. नाउ लेट अस डिस्कस, हम लोग का नेक्स्ट पॉइंट क्या है? पावर्स क्या है एनसीएलटी का? व्हाट आर द पावर्स और यू कैन से फंक्शन. पावर्स ऑफ एनसीएलटी के, एनसीएलटी क्या क्या कर सकता है. ठीक है, सबसे पहले तो ध्यान से सुनना, एनसीएलटी का पावर्स में क्या क्या आता है, वी आर गोइंग टू डिस्कस इट. एनसीएलटी जो है, कंपनीज का जो रजिस्ट्रेशन होता है उससे पर्टेनिंग कोई भी डिस्प्यूट आएगा तो कौन उसको देखेगा? एनसीएलटी. You know, NCLT also has got the power to delist a company if it finds कि the company has indulged itself in any fraudulent purpose, या कंपनी का जो एग्जिस्टेंस है वो ही फ्रॉड है, कंपनी इज एंगेजिंग इन मैल प्रैक्टिसेस. समझ में? सो इट कैन डीरजिस्टर अ कंपनी, इट कैन कैंसिल द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी, इट कैन डीलिस्ट अ कंपनी इन केस इफ इट finds any suspicious activity being conducted in the company. तो NCLT के पास इतना पावर है. So this was power relating with registration of the company. ठीक है, रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी का मतलब समझ में आ गया कि कंपनी का जो रजिस्ट्रेशन का प्रोविजंस है वो चेक करता है कि कंपनी उसको कंप्लाई कर रहा है कि नहीं, और अगर ठीक से नहीं कंप्लाई कर रहा है या कुछ फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज कर रहा है तो एनसीएलटी के पास इतना पावर है कि इट कैन आल्सो डीलिस्ट और डी रजिस्टर अ कंपनी. क्लियर है यहां तक? इसके अलावा ट्रांसफर ऑफ शेयर्स को भी ये देखता है, हैंडल करता है एनसीएलटी. तो ट्रांसफरिंग ऑफ शेयर्स से जो भी प्रोविजंस रिलेटेड है एनसीएलटी देखता है वेदर द कंपनी हैज केटर्ड टू दोस प्रोविजंस और नॉट. अगर कुछ गलत लगता है सो एनसीएलटी कम्स एंड अनाउंसेस इट जजमेंट. सो एनसीएलटी इज आल्सो देयर टू रेगुलेट द ट्रांसफर ऑफ शेयर्स ऑफ द कंपनीज. क्लियर है यहां तक? फिर इसके अलावा और क्या करता है एनसीएलटी? पब्लिक डिपॉजिट्स में भी डील करता है. पब्लिक डिपॉजिट्स, यू नो, पब्लिक डिपॉजिट्स को पहले कौन डील करता था? सीएलबी. आई हैव सेड यू कि पहले सारा काम एनसीएलटी का कौन करता था? कंपनी लॉ बोर्ड. बट अभी उसको कौन देख रहा है? पब्लिक डिपॉजिट. एंड यू नो पब्लिक डिपॉजिट हैज बीन कवर्ड वेयर? इन चैप्टर 5 ऑफ कंपनीज एक्ट. चैप्टर 5 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 में पब्लिक डिपॉजिट कवर्ड है. ठीक है, तो पब्लिक से जो डिपॉजिट्स लेते हैं कंपनी उसको पब्लिक डिपॉजिट बोलते हैं. सो इफ द डिपॉजिटर्स आर अनहैप्पी विद द परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी, so there in that case those unhappy depositor can move on to the NCLT and NCLT is surely going to take steps against those companies. ठीक है, that will be affecting the rights of your depositor. हो सकता है कोई डिपॉजिटर अनहैप्पी है, समझ में आ रहा है, अपना डिपॉजिट्स कर कंपनीज में, तो उसके अगेंस्ट अगर वो डिपॉजिटर को जाना है, उस कंपनी के अगेंस्ट कंप्लेन करना है तो किसके पास जा सकता है? एनसीएलटी के पास. तो अभी तक हम लोग 3 चीज पढ़े. एनसीएलटी क्या क्या मैटर को कंसर्न करता है, देखता है. एक तो कंपनीज का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में देखता है कि सारा फॉर्मेलिटीज को कंप्लाई किया जा रहा है कि नहीं, और अगर कुछ भी गड़बड़ी लगता है इट हैज गॉट द पावर टू कैंसिल दी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ऑफ दोस कंपनी. दूसरा हम बोले ट्रांसफर ऑफ शेयर्स का काम देखता है. फिर हम बोले पब्लिक डिपॉजिट्स को देखता है. ठीक है, ये सब किसका पावर है? एनसीएलटी का पावर है. इसके अलावा और क्या करता है, सुनना ध्यान से. इट हैज ऑल्सो गॉट द पावर, NCLT also has got the power to investigate into the company. It has power to conduct investigation in the company. आपको पता है कंपनी में इन्वेस्टिगेशन कब कंडक्ट किया जा सकता है? अगर मान लो कंपनी का जो है मेंबर्स लोग है, कंपनी का मेंबर्स एक एप्लीकेशन लेके गए एनसीएलटी के पास. कंपनी के कितने मेंबर्स लेके गए? 100 मेंबर्स. 100 members of the company has given an application to the NCLT that they are finding some suspicious activity being going on in the company, and being the member they are afraid कि their interests are getting duped, therefore NCLT should conduct investigation. तो NCLT उन लोग का बात सुनेगा. अगर 100 members गए हैं अपना पिटिशन लेकर NCLT के पास, फिर NCLT इशू करेगा ऑर्डर कि हम लोग को कंपनी में इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करना है. ठीक है, और पहले 100 members की जगह 200 members था. जब CLB was there 200 members were required to submit the application, but now this 200 members का provision has been replaced by 100 member. क्लियर है यहां तक? तो एनसीएलटी के पास और क्या पावर है? पावर टू, it has got the power to conduct investigation in the company. Power to conduct investigation in the company. दो तरीके से वो कंडक्ट कर सकता है. एक तो जब उसको एप्लीकेशन मिला है, एप्लीकेशन बाय 100 मेंबर्स ऑफ द कंपनी, और ऐसा भी हो सकता है कि ऐसा आदमी उसको आके बोला है कि कंपनी में पक्का कुछ गड़बड़ घोटाला चल रहा है और वो आदमी कंपनी से रिलेटेड नहीं है और उसके पास एविडेंसेस है. सो व्हेन एन अनरिलेटेड पर्सन आल्सो गोज एंड इंसिस्ट एनसीएलटी कि यस देयर इज एन अर्जेंट नीड फॉर कंडक्टिंग इन्वेस्टिगेशन इन द कंपनी, देन आल्सो एनसीएलटी कैन ऑर्डर एन इन्वेस्टिगेशन.
ठीक है, तो दो जन के बोलने से इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट किया जा सकता है। एक तो एप्लीकेशन गिवन बाय 100 मेंबर व्हिच वाज इनिशियली 200 मेंबर बट नाउ इट हैज बीन रिप्लेस्ड बाय 100 मेंबर, या फिर व्हेन सेड बाय एन अनरिलेटेड पर्सन, जो कंपनी से रिलेटेड नहीं है, अनरिलेटेड पर्सन ऑन सर्टेन ग्राउंड्स। जब ग्राउंड्स लग रहा है, ऐसे नहीं कि ऐसे ही उठ के इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर कर दिया, ठीक है, वो ग्राउंड्स कुछ प्रेजेंट किया एनसीएलटी को और एनसीएलटी को भी लग रहा है इन्वेस्टिगेशन करना जरूरी है। सो पावर टू कंडक्ट इन्वेस्टिगेशन इन द कंपनी आइदर ऑन द एप्लीकेशन बाय 100 मेंबर्स और व्हेन सेट बाय एन अनरिलेटेड पर्सन ऑन सर्टेन ग्राउंड्स। ठीक है, तो ये सब क्लियर है यहां तक। इसके अलावा इसके पास और पावर है, दैट इज योर पावर नंबर 5, फ्रीजिंग द असेट्स ऑफ द कंपनी। फ्रीजिंग द assets of the company. Now what is freezing the assets of the company? मान लो कंपनी में इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, तो हो सकता है ना कि जो डायरेक्टर है वो असेट्स को सेल कर कर अपना जो है पैसा लेकर भाग जाए, तो जानबूझ के असेट्स को फ्रीज कर देगा कि तुम असेट्स को यूज नहीं कर सकते हो फॉर द वेलफेयर ऑफ द स्टेक होल्डर्स ऑफ द कंपनी। सो दैट इज कॉल्ड फ्रीजिंग द असेट्स ऑफ द कंपनी एट द टाइम ऑफ इंक्वायरी ऑफ द कंपनी और एट द टाइम ऑफ द इन्वेस्टिगेशन ऑफ द कंपनी। जो कंपनी में कुछ सस्पिशियस एक्टिविटी का डाउट चल रहा है, क्लियर है? सो दैट इज कॉल्ड फ्रीजिंग द असेट्स ऑफ द कंपनी। इसके अलावा और एक चीज, जब भी कोई भी पब्लिक लिमिटेड कंपनी को प्राइवेट बनना है, whenever a company wants to get converted from a public limited company to a private limited company, then it needs to take the permission of the NCLT. So for converting from public limited to private limited, परमिशन ऑफ एनसीएलटी इज रिक्वायर्ड। तो देख रहे हो, दीज आर द 6 पावर्स ऑफ एनसीएलटी। क्या क्या? कंपनी का जब रजिस्ट्रेशन इफेक्ट हो रहा है, वो सारा उसको देखना पड़ेगा कि सारा लॉज को, प्रोविजंस को ऑब्जर्व किया जा रहा है कि नहीं, और अगर एनसीएलटी को लग रहा है कि कंपनी कोई फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी में एंगेज है या फिर उसका पर्पस ही फॉल्स है, तो वो उसको डी रजिस्टर भी कर सकता है, डीलिस्ट भी कर सकता है उस कंपनी को। ट्रांसफर ऑफ शेयर्स से जो भी प्रोविजन रिलेटेड है, देखना पड़ेगा एनसीएलटी को कि प्रॉपर्ली ऑब्जर्व हो रहा है कि नहीं, उससे रिलेटेड कोई भी डिस्प्यूट आ रहा है तो यू कैन मूव ऑन टू एनसीएलटी। क्लियर है? पब्लिक डिपॉजिट, दैट इज कवर्ड अंडर विच सेक्शन ऑफ द कंपनीज एक्ट? चैप्टर नंबर 5 of the Companies Act 2013. तो पब्लिक डिपॉजिट में भी if the depositors are unhappy with the performance of the company, they can go to the NCLT to file a complaint against that corporate body. ठीक है, फिर इसके अलावा हम क्या बोले? पावर टू कंडक्ट इन्वेस्टिगेशन। नो इन्वेस्टिगेशन इन द कंपनी कैन आइदर बी कंडक्टेड ऑन द एप्लीकेशन गिवन बाय 100 members of the company which was initially 200 member but now replaced by 100 member, or by any unrelated person request the NCLT ki please go and conduct investigation in the company because I am finding that some activities are going wrong in the company. So on the ground of evidences, NCLT can also order an investigation therein also. And also for freezing of the assets of the company, you should not use the asset. Management is not allowed to deal with the assets of the company when any type of investigation is going on, when the NCLT suspecting कि कुछ गंदा काम चल रहा है वहां पे इस वजह से, या फिर when a public limited company wants to get converted into private limited company, he needs to take the permission of the NCLT. Clear है NCLT का पावर? तो फटाफट NCLT का पावर लिख लो। चलो, there are total 6 powers we have discussed. Very quickly write it down. Very quickly finish it off. And this completes your NCLT. इसके बाद हम लोग NCLAT डिस्कस करेंगे, NCLAT। फटाफट इसको लिख लो वेरी क्विकली। I hope you have covered all these points. ठीक है,
चलो अब इसके बाद हम लोग एक टॉपिक करेंगे दैट इज नोन एज एनक्लैट. नाउ व्हाट इज एनक्लैट? सुना ध्यान से. द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज एनक्लैट, एनसीएलएटी. दिस इज नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्राइब्यूनल. नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्राइब्यूनल, खाली ए वर्ड आ गया, अपीलेट ट्राइब्यूनल. एक बात बताओ, एनसीएलटी ने तो अपना ऑर्डर पास कर दिया, ठीक है. मान लो एक कंपनी खुश नहीं है उसके ऑर्डर से, तो कंपनी कहां जाए अब, किसको अपील करे अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ द एनसीएलटी? देन एनसीएलटी कम्स टू द रोल. So if any person is aggrieved by the appeal that has been passed by NCLT, it can move to the NCLAT. चीज समझे? मान लो आप NCLT ने ऑर्डर पास कर दिया, ठीक है, कोई भी चीज का रिलेशन से NCLT ने ऑर्डर पास कर दिया. मान लो NCLT ने बोल दिया कि जो कंपनी है इसको हम डिलिस्ट करेंगे क्योंकि ये कंपनी फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज में एंगेज्ड है, इलीगल एक्टिविटीज का धंधा कर रहा है. तो अब लेकिन जबकि वो ऐसा कुछ कर नहीं रहा था, so that company is not getting aggrieved, disappointed by the order that has been passed by NCLT. तो वो किसके पास जाके अपना दुखड़ा रोएगा? इज एग्रीव्ड, दुख हो रहा है उसको कि उसके खिलाफ गलत डिसीजन लिया गया है, तो किसके पास जाएगा? अपीलेट ट्राइब्यूनल के पास. दैट इज कॉल्ड एनक्लैट, नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्राइब्यूनल. सो एनी पर्सन, एनी कंपनी, एनी कंसर्न्ड पार्टी हु इज एग्रीव्ड बाय द ऑर्डर पास्ड बाय एनसीएलटी कैन मूव ऑन टू एनसीएलएटी. क्लियर है? तो ये क्या हो गया मेरा? नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्राइब्यूनल. ठीक है, नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्राइब्यूनल. तो ये जो नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्राइब्यूनल है, एक बात बताओ, इसके पास हम लोग कब जाएंगे? व्हेन वी आर गोइंग टू गो टू दिस बॉडी, व्हेन यू आर अग्रीव्ड बाय द ऑर्डर ऑफ एनसीएलटी. सो aggrieved by the order of NCLT, where you are going to go? Go to NCLAT. क्लियर है? तो आप कभी भी उठ के नहीं जा सकते हो NCLAT के पास, एक टाइम लिमिट है. You should go within 45 days of the order issued by NCLT. ठीक है, so you have to go to NCLAT, but कितने टाइम ड्यूरेशन कितना है? टाइम कितना है? विद इन 45 days फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ ऑर्डर बाय एनसीएलटी. क्लियर? आपको 45 days के अंदर जाना पड़ेगा, ये टाइम लिमिट है. ठीक है, अब एनक्लैट जो है वो आपका मैटर को देखेगा और डिस्पोज ऑफ करेगा. तो मैटर को डिस्पोज ऑफ कितने दिन में करेगा? वो फिर वहां से 6 months लेगा मैटर को डिस्पोज ऑफ करने में, मैक्सिमम पीरियड ऑफ 6 months. So within a span of further 6 months, NCLAT will dispose of the matter. Now how will it dispose of the matter? It can change the order or it can confirm the order. वो ऑर्डर को वही बोल सकता है कि यही वाला ऑर्डर मानना पड़ेगा एनसीएलटी का, हम कोई चेंजेस नहीं लाएंगे, और उसको मॉडिफाई भी कर सकता है. ठीक है, सो इट कैन मॉडिफाई द ऑर्डर और इट कैन से टू फॉलो दैट ऑर्डर ओनली. तो एनक्लैट के पास क्या पावर है? इट कैन चेंज द ऑर्डर, इट कैन ऑल्सो कंफर्म द ऑर्डर. तो एनक्लैट फिर क्या करेगा? कैन कंफर्म और चेंज द ऑर्डर, कैन कंफर्म और चेंज द ऑर्डर. और उस समय टाइम स्पैन कितना है ऑर्डर को डील करने का? एनसीएलटी के पास टाइम स्पैन कितना दिन का दिया हुआ ऑर्डर को डील करने का? टाइम स्पैन ऑफ 6 months. क्लियर है यहां तक? और ये जो एनक्लैट है इसका कॉम्पोजिशन क्या है? जैसे वहां पे हम लोग कॉम्पोजिशन पढ़े थे ना, प्रेसिडेंट, जुडिशियल मेंबर, टेक्निकल मेंबर. तो एनक्लैट का कॉम्पोजिशन क्या है? एनक्लैट जो है इट इज हेडेड बाय अ चेयरपर्सन. ठीक है, एनक्लैट इज हेडेड बाय अ चेयरपर्सन एंड 11 members. मैक्सिमम 11 members हम लोग रख सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे इसका कॉम्पोजिशन भी ब्रैकेट में लिख लो. 1 chairman और मेंबर्स कितने भी रखो बट 11 से ज्यादा नहीं होना चाहिए. सो मैक्सिमम 11 members, 1 chairman एंड मैक्सिमम 11 members. 11 और एक जगह आया था. बेंचेस कितने थे एनसीएलटी के? 11. तो इसको फटाफट पूरा कॉपी कर लो एनक्लैट को. ठीक है, अच्छा एक पॉइंट और है, एनक्लैट जो है खाली एनसीएलटी का मैटर को डिस्पोज ऑफ करता है, एनसीएलटी के अगेंस्ट कंप्लेन करते हो तब नहीं. ये 2 जन का और जो कंप्लेन है उसको डील करता है एनक्लैट. एनसीएलटी के अगेंस्ट अपील आया, एनक्लैट के पास जाओ. एनसीएलटी के अगेंस्ट कंप्लेन करने किसके पास जाओ? एनक्लैट के पास. और 2 जन का कंप्लेन को डील करता है. याद है हम लोग लास्ट क्लास आईबीबीआई पढ़े थे, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया.
तो उसके अगेंस्ट भी आपको अपील करना है, तो भी आप एनक्लैट के पास जा सकते हो, समझ में? इफ यू आर ऑल्सो एग्रीव्ड बाय द ऑर्डर पास्ड बाय आईबीबीआई, देन ऑल्सो यू कैन मूव ऑन टू एनक्लैट। एंड ऑल्सो इफ यू आर एग्रीव्ड बाय द ऑर्डर पास्ड बाय सीसीआई, अभी हम लोग पढ़ेंगे आगे जाके सीसीआई क्या होता है। इफ यू आर ऑल्सो एग्रीव्ड बाय द ऑर्डर पास्ड बाय कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, देन ऑल्सो यू कैन फाइल एन अपील टू एनक्लैट। सो बेसिकली एनक्लैट जो है ये 3 आदमी का कंप्लेंट्स को देख रहा है, ठीक है? एक तो किसको देख रहा है बताओ फटाफट? If you are aggrieved by order of number A NCLT, you have to go to NCLAT, या फिर, और मैंने क्या बोला, IBBI, you know the full form of IBBI, Insolvency and Bankruptcy Board of India, और CCI Competition Commission of India। ये तीनों के ऑर्डर से अगर आप एग्रीव हो, तीनों में से किसी के भी ऑर्डर से एग्रीव हो, देन गो टू एनक्लैट। क्लियर है? अच्छा मान लो आपको एनक्लैट का भी जजमेंट अच्छा नहीं लगा, आपको लगा एनक्लैट इज ऑल्सो बायस्ड विथ यू, एनसीएलटी का मान लो जजमेंट को कंफर्म कर दिया, यू आल्सो नॉट हैप्पी और आल्सो नॉट सैटिस्फाइड बाय द डिसीजन बाय द ऑर्डर पास बाय एनक्लैट, देन व्हाट इज द डोर, देन वेयर यू नीड टू गो। अगर आप एनक्लैट के भी डिसीजन से एग्रीव्ड हो, अभी और एक दरवाजा आपके पास, आप सुप्रीम कोर्ट के पास चल जाओ। समझ में? यानी एनक्लैट से भी एग्रीव्ड हो। नेक्स्ट पॉइंट क्या हो गया? इफ यू आर एग्रीव्ड by the order of NCLAT also, then where you need to go? Go to Supreme Court. Go to Supreme Court. क्लियर है? तो सबसे पहले सुनो, एनसीएलटी ने डिसीजन पास किया, एनसीएलटी से आप गुस्सा हुए, एनक्लैट के पास जाओ, नेशनल कम्युनिटी लॉ अपीलेट ट्राइब्यूनल। एनसीएलटी से भी आप गुस्सा हो, उसका ऑर्डर भी अच्छा नहीं लगा, तब किसके पास जाओगे? सुप्रीम कोर्ट के पास। क्लियर है यहां तक पूरा? डबल एल टी विल बी सिंगल। क्लियर है यहां तक? तो अगर आप एक चार्ट देखना चाहोगे, सो आई शो यू द चार्ट। एनसीएलटी अग्रीव्ड बाय द ऑर्डर, गो टू एनसीएलटी, still aggrieved, go to the Supreme Court. You can draw this chart. NCLT से NCLT में कितना डेज में जाना पड़ेगा? 45 डेज में। और NCLT को कितना डेज में डिस्पोज ऑफ करना पड़ेगा केस को? 6 मंथ्स में। Still not satisfied, move on to Supreme Court. So you can draw this chart. ठीक है? पहले आप एक काम करो, फटाफट ये लिख लो, ये सारा पॉइंट्स पूरा स्टार्टिंग से NCLT के बारे में। Write it down. Giving you the time, write it down.
jot down all the points very quickly and this completes your NCLT and NCLAT. कर लो. ठीक है, हो गया यहाँ तक. अच्छा और एक चीज लिख लो, एनसीएलटी का आप लोग को याद है सेक्शन था 408, इसका सेक्शन क्या एनक्लैट का, वहां पे लिख लो सेक्शन 2 ऐड कर दो 410. ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये सब. सेक्शन 410. ये वाला चार्ट भी ड्रॉ कर लो. यानी सबसे सुप्रीम कौन हो गया, सुप्रीम कोर्ट. हो गया यहाँ तक. अब पूरा एक बार हम लोग स्टार्टिंग से जो है रिवीजन कर लेते हैं. आ जाओ. सो व्हाट हैव वी डिस्कस सो फार. एनसीएलटी का फुल फॉर्म बताओ क्या है, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल. प्रीवियसली कंपनी लॉ बोर्ड वाज देयर टू डिस्पोज ऑफ द कॉर्पोरेट डिस्प्यूट, बट अभी जो एनसीएलटी देखता है दैट हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय कंपनीज एक्ट 2013 अंडर सेक्शन नंबर 408. तो ये जो कॉर्पोरेट अफेयर्स में जो डिस्प्यूट होता है उसको डील करता है, उसको डिस्पोज ऑफ करता है, लेकिन कौन से मैटर को, ओनली सिविल मैटर. And it is guided by the principle of natural justice, just as by other court of law. So it just works like another court of law, guided by the principle of natural justice, and it is also known as quasi judicial body. इसका composition, total MC has appointed 11 benches of NCLT, the prime bench being located at New Delhi. Other benches are there in Kolkata, Ahmedabad, Chennai, New Delhi, etc. ठीक है. फिर उसके बाद इसका जो प्रपोजल है एनसीएलटी का इंट्रोडक्शन का 2002 से ही आया गया है, बट ग्रेजुअली डिले हो गया और फाइनली इट गॉट इंट्रोड्यूस्ड 10 years later in Companies Act 2013 because of the constitutional validity. ठीक है, it was challenging the constitutional validity, that was the reason. फिर इसके अलावा हम लोग क्या पढ़े, It was the outcome of which committee, Justice Iradi Committee. कमिटी का नाम क्या था, जस्टिस इराडी कमिटी. और बेंच का कॉम्पोजिशन क्या, इट इज हेडेड बाय द प्रेसिडेंट. हाउ मेनी जुडिशियल मेंबर, 16 जुडिशियल मेंबर एंड 7 टेक्निकल मेंबर. एनसीएलटी का पावर बहुत वाइड है. एनसीएलटी के पावर के अंदर क्या क्या आता है, रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी को वो देखता है, पब्लिक डिपॉजिट्स कवर्ड है, उसमें ट्रांसफर ऑफ शेयर्स कवर्ड है, फिर उसके बाद कन्वर्जन ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनी इनटू प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, परमिशन ऑफ एनसीएलटी इज रिक्वायर्ड. इट इज आल्सो गॉट द पावर टू कंडक्ट इन्वेस्टिगेशन इन द कंपनी and when requested by 100 members or by any other unrelated person, and also for freezing the assets of the company. These were the power of NCLT. Now if any person, if any body, interested parties aggrieved by the decision, by the order or the judgment of the NCLT, can move on to appellate tribunal, that is NCLAT. ठीक है, NCLAT में चला जाएगा. That is covered under which section, section number 410 of Companies Act 2013. Now NCLAT का composition क्या है, one chairman is there who is heading the NCLAT and maximum number of members should be 11. That is not the minimum, maximum. उससे कम चल सकता है, उससे ज्यादा नहीं चलेगा. ठीक है. So if any person is aggrieved by the order of NCLT, you have to go to NCLAT within 45 days from the date of issue of the order by NCLT. और NCLAT के पास क्या पावर है, वो ऑर्डर को कंफर्म कर सकता है NCLT का, या फिर ऑर्डर को चेंज कर सकता है. और कितना टाइम पीरियड में वो करेगा, 6 मंथ्स में. तो और आप खाली NCLT के अगेंस्ट नहीं जा सकते हो NCLAT में. अगर आप IBBI से भी दुखी हो, IBBI का फुल फॉर्म हम लोग डिस्कस किए थे, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, या आप सीसीआई से भी दुखी हो, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, देन यू कैन मूव ऑन टू एनक्लैट. ऑल दीज हैव बीन कवर्ड टुगेदर अंडर एनक्लैट. ठीक है. But still you are not satisfied with NCLAT का decision also, still you have got the opportunity to move to Supreme Court. So this is the order. NCLT से aggrieved हो, go to NCLAT, NCLAT से aggrieved हो, go to Supreme Court. That's it. And I hope you have learnt all this topic. It's very easy. ठीक है, हम लोग आगे बढ़ सकते हैं.
तो अब नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग कवर करने वाले हैं, दैट इज योर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, MCA. So what is the next topic that we are going to cover is MCA, Ministry of Corporate Affairs. तो ये जो MCA है ये किस लिए बनाया गया है? MCA is basically there for the administration of our Companies Act 2013. कंपनीज एक्ट का जो प्रोविजन है देखने के लिए ठीक से कंप्लाई किया जा रहा है कि नहीं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कौन है? MCA. तो कंपनीज एक्ट तो बन गया बट उसका एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी तो एक बॉडी होना चाहिए. सो व्हाट इज द नेम ऑफ द बॉडी दैट इज रिस्पांसिबल फॉर एडमिनिस्ट्रेशन to check whether the provisions of the Companies Act are being properly conducted by the companies, by followed by the companies or not? MCA. So Ministry of Corporate Affairs is there basically for administrating the administration of ठीक है. तो MCA, Ministry of Corporate Affairs, is basically there for administration of Companies Act 2013. ठीक है. एंड ऑल्सो जब कंपनीज एक्ट 1956 था, ऑल्सो LLP एक्ट 2008 सुने होंगे, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट, इन सारे एक्ट का एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, ऑल्सो फॉर एलाइड एक्ट्स जो इससे रिलेटेड एक्ट्स है. ठीक है. फॉर अदर एलाइड एक्ट्स एंड प्रोविजन ऑफ दीज अबव एक्ट. इसके अलावा कंपटीशन एक्ट, उसका भी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए यही रेस्पॉन्सिबल है. कंपटीशन एक्ट 2002. इसके अलावा इट इज ऑल्सो गवर्निंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रोफेशनल बॉडीज. Just some technical error, hang on. ठीक है. तो हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे कि जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है वो किस किस का एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, क्या क्या चीज से डील करता है. कंपनीज एक्ट 2013 को एडमिनिस्ट्रेट करने में हेल्प करता है. कंपनीज एक्ट 1956, LLP एक्ट 2008, अदर अलाइड एक्ट्स. ठीक है. कॉम्पिटिशन एक्ट 2002. इसके अलावा आपको पता है ये बहुत सारे प्रोफेशनल बॉडीज जो है, ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंसी, अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, उसका भी जो है एडमिनिस्ट्रेशन किसके हाथ में? MCA के हाथ में. सो इसके अलावा अदर प्रोफेशनल बॉडीज लाइक ICAI, ICSI, ICAI. एक हो गया इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी ऑफ इंडिया, एक हो गया इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया, एक हो गया इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया. तो ये सबका एडमिनिस्ट्रेशन का जिम्मेदारी किसके हाथ में? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर. तो जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर है वो इंश्योर करता है कि ये सारे एक्ट के प्रोविजंस को अच्छे से कंप्लाई किया जा रहा है कि नहीं. So basically Ministry of Corporate Affairs is concerned with the administration of the Companies Act 2013, Companies Act 1956, LLP Act 2008, other allied act, Competition Act 2002, other professional bodies like ICAI, ICSI, ICI. इसके अलावा it is also concerned for discharging the functions of the central government who is administrating the other acts like Indian Partnership Act. ठीक है. So for discharging government functions
in relation to the administration of Indian Partnership Act (1932). ठीक है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, फिर उसके बाद सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट, एंड ऑल्सो कंपनीज एक्ट रिलेटिंग विथ योर नेशनल फंड, ठीक है, रिलीफ फंड जो होता है उसके लिए। क्लियर है? तो कर लो इसको फटाफट। ये कंपनीज एक्ट है रिलेटिंग टू योर नेशनल रिलीफ फंड। क्लियर है? तो ये सारा एक्ट्स को कौन एडमिनिस्टर करे, किसके हाथ में इसका पावर है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है, इसका आपको पता है 3 ऑफिसेज भी है इसके अलावा। ये तो हो गया किस किस एक्ट को एडमिनिस्टर कर रहा है, तो ये सारे एक्ट्स को एडमिनिस्टर कर रहे हैं अपने 3 ऑफिसेज के हेल्प से। तो व्हाट आर द 3 ऑफिसेज? ठीक है, 3 ऑफिसेज ऑफ एमसीए के अंदर क्या क्या आता है? व्हाट आर द 3 ऑफिसेज ऑफ एमसीए? 3 ऑफिसेज ऑफ एमसीए के अंदर क्या क्या आता है? द 3 ऑफिस ऑफ एमसीए इंक्लूड सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस, जिसका काम क्या है? फ्रॉड को इन्वेस्टिगेट करने का। सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस क्या काम करता है? कॉर्पोरेट फ्रॉड जो है उसको इन्वेस्टिगेट करता है अच्छे से। ठीक है, और ये कब हुआ था? अक्टूबर 2003 में एस्टैब्लिश हुआ था। इसका फंक्शन क्या है? व्हाट इज इट्स फंक्शन? इन्वेस्टिगेशन ऑफ कॉर्पोरेट फ्रॉड्स। जो भी कंपनीज जो होते हैं, अगर कोई फ्रॉड में एंगेज्ड इंडल्ज्ड है, ठीक है, तो उस फ्रॉड का जो इन्वेस्टिगेशन है कौन करेगा? दिस ऑफिस दैट हैज बीन अपॉइंटेड बाय एमसीए। क्लियर है? इसके अलावा इसका और एक ऑफिस है, याद है हम कंपटीशन के बारे में बता रहे थे, कंपटीशन एक्ट 2002। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल पूरा बैकग्राउंड समझो, कंपटीशन एक्ट का है क्या। कंपटीशन एक्ट 2002 है क्या? दिस कंपटीशन एक्ट 2002 दैट गॉट अमेंडेड इन द ईयर 2007 was basically passed in order to prohibit the activities that are causing appreciable adverse effect on competition in India. Yani CCI, this competition act has developed CCI, that is Competition Commission of India, in order to promote and sustain competition in India. ये उन सारे एक्टिविटीज को प्रोहिबिट करते हैं, रोकते हैं, जो कि कंपटीशन को किल करने का कोशिश कर रहे हैं। दे आर नॉट एंटी कॉम्पिटिटिव एक्ट, दे आर देयर टू प्रमोट कॉम्पिटिशन। जैसे अब होता क्या है, मान लो जैसे कि 2 अगर बहुत बड़ा बड़ा कंपनी है, दे आर कॉम्पिटिटर्स ऑफ ईच अदर। ठीक है, अब ये 2 बड़ा कंपनी जो है एक दूसरे से मर्ज कर लिया, तो कंपटीशन खत्म हो जाएगा, ये लोग कार्टेल बना लेगा। फिर अब इससे क्या होगा, जो कंज्यूमर्स का इंटरेस्ट है वो हम लोग का अनसेफगार्ड हो जाएगा। ये लोग कंज्यूमर्स को चीट करेंगे, प्राइस को बढ़ा देंगे। फॉर एग्जाम्पल 2 बिग कंपनीज का बात करते हैं, पिज्जा कंपनीज का, एक डोमिनोज है, एक पिज्जा हट है। दे आर द 2 राइवल पिज्जा कंपनीज। मान लो इन लोग दोनों ही हैंड्स मिला लिए, तो इन लोग पिज्जा का दाम एकदम बढ़ा देंगे, अनाप शनाप पैसा लेंगे, कंज्यूमर से क्या हो जाएगा, फंस जाएगा। तो कंपटीशन रहना जरूरी है। हेल्दी कंपटीशन इज गुड फॉर द एनवायरमेंट, इट इज गुड फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर, इट इज गुड। व्हाई? बिकॉज इन दैट केस दे आर गोइंग टू थ्राइव टू improve the quality of the product, to reduce the price if competition is there. If there is no competition, quality will also deteriorate and also the price will rise. So in order to ensure there is a healthy competition in the environment, CCI is there, CCI meaning Competition Commission of India is there, who will prohibit this amalgamation and merger that is anti-competitive in nature. अगर इस टाइप का दिख रहा है उन लोग को कि 2 कंपनीज लोग मर्ज कर रहा है, जो कि बहुत ही कट्टर एक दूसरे का दुश्मन, और अचानक से मर्ज कर लिया, दोस्ती का हाथ बढ़ा लिया। क्यों बढ़ा लिया? ताकि मार्केट से कंपटीशन खत्म हो जाए और उन लोग अपना मोनोपोली बना ले। अगर ऐसा इंटेंशन से मर्जर हो रहा है तो सीसीआई उसको रोक देगा, मर्जर को अलाउ ही नहीं करेगा, परमिशन ही नहीं देगा। क्यों? क्योंकि फिर कंपटीशन खत्म हो जाएगा, और कंपटीशन खत्म होगा तो कंज्यूमर का इंटरेस्ट जो है वो पूरा का पूरा बर्बाद हो जाएगा। सो इन ऑर्डर टू एंश्योर मार्केट में हेल्दी कंपटीशन है, सीसीआई हैज बीन फॉर्म्ड। ठीक है, सीसीआई हो गया कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, और ये पूरा इसका एक्टिविटीज को गवर्न कौन करे? कंपटीशन एक्ट। समझना है? सो कंपटीशन एक्ट वाज पास्ड इन द ईयर 2002, इट गॉट अमेंडेड इन द ईयर 2007। और ये जो एमसीए का ऑफिस है, जो ये सब देख रहे हैं कि कोई भी ये जो मर्जर अमलगमेशन और दे आर नॉट एंटी कॉम्पिटिटिव इन नेचर, उस बोर्ड का नाम क्या है? कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, सीसीआई।
कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है, सीसीआई, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, सीसीआई, जो कि आपका 2009 में एस्टैब्लिश हुआ था, ठीक है। तो जो सीसीआई है ये किस लिए एस्टैब्लिश किया गया, क्या करने के लिए, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ सीसीआई? सीसीआई का ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है? टू प्रोहिबिट activities that are causing adverse effect on competition. To prohibit activities that are causing adverse effect on competition. To promote and sustain competition. And to protect the interest of the customers, consumers. क्लियर है यहां तक? तो जो सीसीआई है ये क्यों एस्टेब्लिश किया गया? उन एक्टिविटीज को रोकने के लिए जो कि कंपटीशन के खिलाफ है, कंपटीशन को प्रमोट करने के लिए और इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। क्लियर है? तो सीसीआई वाज एस्टेब्लिश्ड फॉर ऑल दीज पर्पसेस। यहां पे ये मत सोचना कि कंपटीशन को किल करना है। कंपटीशन एक्ट का मकसद है कंपटीशन को प्रमोट करना और एंटी कॉम्पिटिटिव एक्टिविटीज को स्टॉप करना, उस टाइप के मर्जर एमलगमेशन को नहीं होने देना जो कि कंपटीशन को किल कर देगा। इससे क्या होगा? क्वालिटी खराब होगा प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ेगा, शॉर्टेज क्रिएट करेंगे उन लोग, दे विल फॉर्म अ कार्टेल। समझ में आ रहा है मेरा बात? तो ये जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है, कौन सा एक्ट इसको गवर्न कर रहा है? एक्ट का नाम क्या है? कॉम्पिटिशन एक्ट, ठीक है। व्हाट इज द नेम ऑफ द एक्ट? कॉम्पिटिशन एक्ट। कॉम्पिटिशन एक्ट इज द, ठीक है, एक्ट का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ द एक्ट? कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 that got amended in the year 2007। और कंपटीशन एक्ट के आने की वजह से कौन सा एक्ट हट गया मार्केट से? एमआरटीपी एक्ट के बारे में सुने होंगे। एमआरटीपी एक्ट 1969 stands repealed because of the introduction of the Competition Act 2002. So this Competition Commission of India, established in the year 2009, has been established in order to ensure there is a healthy competition in the market going on, in order to protect the interest of the consumer, in order to promote and sustain competition, and to prohibit anti-competitive practices, to prohibit the activities that are causing an appreciable adverse effect on competition in India. Clear है यहाँ तक? तो ये हो गया मेरा CCI, ठीक है। तो हम बोले 3 ऑफिसेस एमसीए ने अपॉइंट किया है। एक हो गया सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस, जो कि फ्रॉडुलेंट मैटर्स ऑफ कंपनी को इन्वेस्टिगेट करेगा, ठीक है। और फिर हम लोग पढ़े कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, और एक ऑफिस है जिसका नाम है IICA, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। व्हाट इज द नेम ऑफ द थर्ड ऑफिस? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, ठीक है। यहां लिख लेते हैं, जगह नहीं है नीचे। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, इसका नाम क्या है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। अब सुनना मेरा बात, ये जो इंस्टीट्यूट है ये क्या करता है? ये इंस्टीट्यूट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रेनिंग, कंडक्टिंग इंडक्शन प्रोग्राम रिलेटिंग इन द मैटर ऑफ ऑडिटिंग, लॉ, फिर उसके बाद एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, कॉर्पोरेट गवर्नेंस एक्सेट्रा, ठीक है, रिलेटिंग विद कंपनीज एक्ट। तो जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर है ये ट्रेनिंग देता है। किसके लिए ट्रेनिंग देता है? लॉ को समझने के लिए। कौन से लॉ को समझने के लिए? लॉ रिलेटिंग टू द फील्ड्स ऑफ ऑडिटिंग हुआ, कॉर्पोरेट गवर्नेंस हुआ, फिर उसके बाद आपका एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी हुआ, एटसेट्रा, ठीक है। सो बेसिकली दिस इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर हैज बीन फॉर्म्ड, दिस ऑफिस हैज बीन फॉर्म्ड फॉर ट्रेनिंग पर्पस, ठीक है, फॉर ट्रेनिंग एंड इंडक्शन in the matters of क्या, in the fields of क्या, law, auditing, etc. in the matters of fields of law, auditing, corporate governance, etc. पर्सनल लोग को ट्रेन करता है कि उन लोग को इस सब के बारे में, लॉ के बारे में अच्छे से समझ में आ पाए और उन लोग अपना काम को अच्छे से एग्जीक्यूट कर सके। लाइक इसका जो है एक ठो सब्सिडरी है,
इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स जो है, इसका जो एक तो विंग है, ठीक है, जिसका नाम है ICLS, इसका एक विंग है जो कि ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कंडक्ट करता है, और उस विंग का नाम क्या है? ICLS। क्लियर है? इंडियन कॉर्पोरेट लॉ सर्विस, इसका फुल फॉर्म क्या है? इंडियन कॉर्पोरेट लॉ सर्विस। ये इंश्योर करता है कि सारे जो भी पर्सनल है, जो भी प्रोबेशनरी ऑफिसर्स लोग आते हैं, उन लोग को अच्छे से ट्रेनिंग कर सके, उन लोग का इंडक्शन प्रोग्राम कंडक्ट कर सके, जो कि यूपीएससी का एग्जाम पास करके आए हैं। So basically this wing, ICLS wing, is responsible for conducting training program of the probationary officer who have passed the examination conducted by UPSC. UPSC के बारे में सुने होगे ना? तो वहां से जो ऑफिसर्स पास होकर आते हैं एग्जामिनेशन का, उन लोग का प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एसेंशियल है ना, उन लोग को ट्रेन करना पड़ेगा, उन लोग को इंडक्शन प्रोग्राम देना पड़ेगा, तो ये सब ट्रेनिंग कौन करता है? ICLS. So ICLS is there for training the POs. POs का मतलब प्रोबेशनरी ऑफिसर। प्रोबेशनरी ऑफिसर किस टाइप के? जो कि कौन से एग्जाम पास करके आए हैं? USPC का, ठीक है, सॉरी UPSC का। क्लियर है यहां तक अच्छे से? ठीक है, तो वापस एक बार सुनो, IICA कोई डिफिकल्ट नहीं है, इसका फुल फॉर्म क्या है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पढ़े हुई है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर है। ये ट्रेनिंग के लिए है, ट्रेनिंग प्रोग्राम देता है, इंडक्शन प्रोग्राम देता है। किसको देता है? ऑफिसर्स लोग को, जो न्यू पास किए हैं, पास आउट किए हैं। कहां से पास किए? सब एग्जामिनेशन जो कंडक्ट करते हैं ना यूपीएससी, उन लोग को ट्रेनिंग देता है। किस मैटर्स में ट्रेनिंग देता है? लॉ के मैटर में, ऑडिटिंग के मैटर में, कॉर्पोरेट गवर्नेंस किस तरह से होता है, फिर उसके बाद जितने भी लॉस को डील करता है उससे उसको अवगत करवाता है। क्लियर है? और इसका एक विंग है जो कि ऐसा कर रहा है, प्रोबेशनरी ऑफिसर्स को ट्रेनिंग दे रहा है। उस विंग का नाम क्या है? ICLS, ठीक है, इंडियन कॉर्पोरेट लॉ सर्विस। क्लियर है यहां तक? थोड़ा सा टेक्निकल है बट इजी है। वापस एक बार देखो, हम लोग डिस्कस करते हैं, फिर मैं लिखने का टाइम दूंगी। एमसीए का फुल फॉर्म मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर क्यों बनाया गया? इट इज अ बॉडी दैट विल एंश्योर कि जो मेरा प्रोविजंस है कंपनीज एक्ट का, फिर उसके बाद LLP एक्ट का, फिर उसके बाद कॉम्पिटिशन एक्ट का, सबका प्रोविजंस को अच्छे से कंप्लाई किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। सो बेसिकली इट इज देयर फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, कंपनीज एक्ट 1956, कॉम्पिटिशन एक्ट 2002, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008, फिर उसके अलावा अदर अलाइड एक्ट्स और अदर इंडियन सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, ठीक है, फिर उसके बाद इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। इसके अलावा प्रोफेशनल बॉडीज को भी रेगुलेट करता है, लाइक ICI, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया, एटसेट्रा। फिर इसके बाद हम लोग कुछ नहीं पढ़े, इसका 3 तो ऑफिस है जो कि इसको हेल्प करते हैं फंक्शन को डिस्चार्ज करने में। 3 तो ऑफिस में, एक ऑफिस तो एकदम इजी आप लोग को लर्न हो ही गया होगा, CCI, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया। कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो कब एस्टैब्लिश किया गया था? 2009 में, अंडर विच एक्ट? कॉम्पिटिशन एक्ट 2002। कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 गॉट अमेंडेड इन विच ईयर? 2007। उसके पहले कौन सा एक्ट था? MRTP एक्ट था, जिसका डेट था 1969। क्योंकि कॉम्पिटिशन एक्ट आया, MRTP एक्ट गॉट रिपील्ड, हट गया, ठीक है। फिर उसके बाद कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया का काम क्या है? वो देखता है, क्या देखता है कि जो इंडिया में कॉम्पिटिशन है वो हेल्दी हो रहा है कि नहीं, ठीक है, वो प्रोटेक्ट करते हैं इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर। और जहां पे भी ऐसा कोई एक्टिविटीज हो रहा है जो कि कॉम्पिटिशन को किल करने का कोशिश करे, एनी एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस आर बीइंग कंडक्टेड, इट विल प्रोहिबिट दोज एक्टिविटीज। सो बेसिकली CCI इज देयर टू प्रोहिबिट द एक्टिविटीज दैट इज कॉजिंग एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट ऑन कॉम्पिटिशन इन इंडिया। यानी बेसिकली दे आर नॉट अगेंस्ट कॉम्पिटिशन, दे आर प्रमोटिंग competition because competition is good, healthy competition is very good for from the perspective of the consumers. क्लियर है? और याद है हम लोग पढ़े थे कि जो NCLT है उसको ऑर्डर से आप अग्री होगे तो एनक्लैट के पास जाओगे, इवन CCI को ऑर्डर से आप अग्री होगे तो भी कहां पे जाओगे? एनक्लैट के पास, क्योंकि CCI भी किसका परव्यू में आ गया? MCA में, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में। क्लियर है यहां तक? फिर हम लोग पढ़े एकदम इजी, कॉर्पोरेट फ्रॉड्स को इन्वेस्टिगेट करना है तो कौन सा ऑफिस है? उसके लिए सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस सेटअप किया गया है, विच ईयर? अक्टूबर 2003। फिर हम लोग लास्ट में पढ़े कि ट्रेनिंग देना पर्सनल लोग को, कि ठीक से लोग को लॉ के बारे में पता हो, जैसे जिन लोग एग्जाम्स पास करते हैं, ठीक है, प्रोबेशनर ऑफिसर्स होते हैं, उन लोग का ट्रेनिंग इंडक्शन प्रोग्राम करना जरूरी है। तो उसके लिए एक ऑफिस बनाया गया जिसका नाम है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर, जिसका एक विंग है ICLS, इंडियन कॉर्पोरेट लीगल लॉ सर्विस, ठीक है, जो कि POs को ट्रेनिंग में हेल्प करते हैं। POs कौन हो गए? प्रोबेशनरी ऑफिसर। यू नो व्हेनेवर you are appointed in a particular company, generally some companies have got the probation period provision in their appointment policy. उन लोग जो है एम्प्लॉयज लोग को फुल टर्म बेसिस में एम्प्लॉयमेंट नहीं देते। इनिशियली दे कीप देम फॉर 6 months अंडर प्रोबेशन पीरियड। जनरली 6 months का प्रोबेशन पीरियड होता है। बेसिकली बहुत सारे बड़े बड़े कंपनीज में लोग देखते हैं कि एम्प्लॉयज का परफॉर्मेंस कैसा है, और अगर उन लोग को एम्प्लॉयज का परफॉर्मेंस अच्छा लगता है, इफ दे थिंक कि उन लोग को सारा ट्रेनिंग का प्रोसीजर समझ में आ रहा है, दे आर अंडरस्टैंडिंग द पॉलिसीज, एनवायरमेंट ऑफ द कंपनी एंड दे आर एप्ट फॉर आवर वर्क कल्चर, देन दैट
employment, that temporary form of employment under the probation period gets converted into full term employment. तो उसको हम लोग प्रोबेशन पीरियड बोलते हैं. जब हम लोग एम्प्लॉइज लोग को रखते हैं टेस्टिंग पर्पस के लिए, ऑब्जर्वेशन में, फुल अभी कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करवाए हैं, उसको हम लोग बोलते हैं प्रोबेशन पीरियड. समझ में आया? तो जो प्रोबेशनरी ऑफिसर्स लोग होते हैं उसका ट्रेनिंग इंडक्शन प्रोग्राम के लिए कौन है? आईसीएलएस, जो कि किसका विंग है? आईआईसीए का. क्लियर है अभी यहां तक? चलो एक बार फटाफट आप लोग ये इसका एक्ट का नाम लिखो पहले सारा. एमसीए जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स कौन कौन सा एक्ट को गवर्न करता है, एडमिनिस्टर करता है. राइट डाउन द नेम, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दीज एक्ट्स. ये सारे एक्ट्स का नाम आप लिखो. फिर उसके बाद हम लोग इसका ऑफिसेस का नाम करेंगे. क्लियर है? वेरी क्विकली राइट इट डाउन. हो गया यहाँ तक? चलो अब इसके बाद इसका लिखो 3 ऑफिसेस का नाम क्या क्या, वेरी क्विकली राइट डाउन. 3 ऑफिसेस ऑफ एमसीए. सबका फंक्शंस भी लिखते जाओ बगल बगल में. फिर हम लोग मैट में मार्किंग करेंगे. राइट इट डाउन. ये है कॉम्पिटिशन एक्ट 2002. 2007 में अमेंडमेंट हुआ है इसका. और इसके पहले कौन सा एक्ट था? एमआरटीपी एक्ट 1969. तो काट इसलिए दे बिकॉज इट गॉट रिपील्ड बिकॉज ऑफ द इंट्रोडक्शन ऑफ कॉम्पिटिशन एक्ट 2002. To prohibit activities that are causing adverse effect on competition in India, to promote and sustain competition, to protect the interest of the consumers. ठीक है, हो गया यहाँ तक. थर्ड ऑफिस का नाम लिख लो फटाफट. और पूरा एक बार एमसीए को अच्छे से रिवाइज कर लो. एंड फाइनली योर चैप्टर नंबर 8 इज ओवर. थोड़ा ये चैप्टर जो था ट्रिकी था, एक्चुअली बहुत नॉलेजेबल है ये चैप्टर. तो अगर ध्यान से मेरा नोट से आप पढ़ोगे आपको सब कुछ लर्न हो जाएगा इजीली. फटाफट कर लो इसको.
ठीक है, लर्न हो गया यहाँ तक अच्छे से। चलो अब हम लोग फटाफट जो है इंस्टीट्यूट का मैथ से मार्किंग कर लेते हैं, just to show that we have covered out everything. Even if you don't refer these things from Institute Math, it's fine. You can refer my notes. NCLT हम लोग सबसे पहले आज पढ़े थे, फटाफट आ जाओ। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूट किया था एनसीएलटी को, विच एक्ट वी हैव डिस्कस्ड, सेक्शन 408 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, फिर मैंने बोला था 11 बेंचेस हैज बीन सेट अप। ठीक है, प्रिंसिपल बेंच इसका कहाँ पे, न्यू दिल्ली में है, और बाद बाकी 10 बेंच न्यू दिल्ली, अहमदाबाद, इलाहाबाद, बेंगलुरु, चंडीगढ़, चेन्नई, गुवाहाटी, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई। बोले थे प्रेसिडेंट इसको हेड करता है, 16 जुडिशियल मेंबर, 9 टेक्निकल मेंबर्स। वी हैव डिस्कस्ड ऑल दिस। इट इज द आउटकम ऑफ विच कमिटी, इराडी कमिटी, जस्टिस इराडी कमिटी। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने बोला था 2002 में ही इंट्रोड्यूस होने वाला है, बट 10 साल डिले हो गया और नोटिफाइड अंडर कंपनीज एक्ट 2013। व्हाई? बिकॉज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ एनसीएलटी। इट इज अ क्वाजी जुडिशियल अथॉरिटी, पढ़े थे हम लोग ये सब। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग क्या पढ़े, इट वर्क्स इन द लाइन ऑफ नॉर्मल कोर्ट ऑफ लॉ एंड इज गाइडेड बाय द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। ओके, इसके अलावा हम लोग इसका मेजर फंक्शंस किए, रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनीज बोले थे, वहां पे इसका फंक्शंस है। ठीक है, डी रजिस्टर कर सकता है कोई भी कंपनी को अगर इलीगल मीन से कोई कंपनी कुछ कर रहा है। ट्रांसफर ऑफ शेयर में इसका पावर था। ठीक है, ग्रीवेंसेस सुनेगा। डिपॉजिट्स, और डिपॉजिट्स को कौन सा जो चैप्टर है वो डील करता है, चैप्टर 5। ऑल राइट, फिर इसके बाद हम लोग ने पढ़ा था पावर टू इन्वेस्टिगेट, जो कि एप्लीकेशन ऑफ 100 मेंबर से होना चाहिए। इनिशियली इट वाज 200 बट नाउ इट इज 100 मेंबर, या फिर it can also be ordered by anyone else who isn't related to the company. ठीक है, and it can be investigation can be conducted within India or anywhere in the world. Freezing of the assets of the company and also converting a public limited company into a private limited company. फिर हम लोग एनक्लैट डिस्कस किए थे, नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्राइब्यूनल। इसमें हम लोग क्या डिस्कस किए थे, अपीलेट ट्राइब्यूनल में सेक्शन 410 है इसका। ठीक है, with effect from 1st of June 2016 for hearing the appeals against the order of the NCLT. Not only NCLT, we also discussed against CCI, Competition Commission of India, ठीक है, and also IBBI, Insolvency and Bankruptcy Board of India. All right, फिर हम लोग डिस्कस किए थे 45 डेज के अंदर इसके पास जाना पड़ेगा और ये डिस्पोज ऑफ करेगा 6 मंथ्स के अंदर। इट कैन मेक चेंजेस और कंफर्म द ऑर्डर। ठीक है, इट इज अ हायर लॉ गवर्निंग फोरम देन एनसीएलटी। इसका कॉम्पोजिशन भी डिस्कस किए थे, 1 चेयरमैन एंड नॉट मोर देन 11 मेंबर्स। And if you're dissatisfied with NCLAT, you can go to where? You can finally go to Supreme Court. ठीक है, already we have discussed everything. क्लियर है यहाँ तक? फिर इसके बाद जो है हम लोग MCA भी डिस्कस किए थे, उसमें आ जाओ, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, which is administrating all the acts, Companies Act, professional bodies. So MCA concerned with the administration of the Companies Act 2013, Companies Act 1956, LLP Act 2008, other allied acts. ठीक है, Competition Act 2002. फिर उसके बाद प्रोफेशनल बॉडीज लाइक आईसीआई, आईसीएसआई, ऑल राइट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट। फिर हम लोग डिस्कस किए थे कि इसका 3 तो ऑफिस है, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस, नाम लर्न करना पड़ेगा इसका। ऑल राइट, ये कब से फंक्शन स्टार्ट किया, 2003 से। फिर सीसीआई, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, इसका हम लोग डिस्कस किए थे, ये 2009 में कॉन्स्टिट्यूट हुआ था, और इसका हम लोग फंक्शन डिस्कस किए थे, टू प्रिवेंट प्रैक्टिसेस हैविंग एडवर्स इफेक्ट ऑन कॉम्पिटिशन, promote and sustain competition, protect the interest of the consumer, ensure free trade. फिर we also discussed कि competition act was amended in the 2007 and MRTP act repealed हो गया था 1969 में। ठीक है, फिर we discussed Indian Institute of Corporate Affairs, all right, जो कि क्या चीज में काम करते हैं, ट्रेनिंग, वेरियस सब्जेक्ट्स, मैटर रिलेटिंग टू कॉर्पोरेट गवर्नेंस, लॉ, अकाउंटिंग, ऑडिटिंग इश्यूज एक्सेट्रा। इसका एक विंग्स था जिसका नाम था ICLS एकेडमी, जो कि क्या चीज का रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया है, ट्रेनिंग ऑफ किसका, प्रोबेशनरी ऑफिसर्स का, जो कि कौन से एग्जाम पास कर आए हैं, कंडक्टेड बाय यूपीएससी। दैट्स इट। ठीक है, तो हम लोग का सारा पॉइंट्स कवर हो गया। ये चैप्टर बहुत ही नॉलेजेबल है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है अगर आप इसको ध्यान से पढ़ोगे तो। अगर आई ट्रस्ट मी, अगर आप मेरा दोनों लेक्चर ध्यान से सुने हो अटेंटिवली और मेरा सारा नोट्स को लिखे हो, उसको रिवाइज किए हो, तो ये चैप्टर आपको इस तरह से लर्न हो जाएगा कि आप एग्जाम तक नहीं भूल पाओगे। यू डोंट नीड इवन रिविजन ऑफ दिस चैप्टर। चलो, जो क्वेश्चंस बचा था, लेट अस डिस्कस इट क्विकली। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एफिलिएटेड टू एमसीए का ऑफिसेज? अभी जस्ट किए हम लोग, एबीसी तो तीनों ही है, डी कोई स्टैटिस्टिक्स ऑफिस बोल के तो हम लोग नहीं पढ़े थे। एनसीएलटी, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल, इज द आउटकम ऑफ व्हिच कमिटी? जस्टिस इराडी कमिटी हम लोग पढ़े थे। ठीक है, इट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर एनक्लैट का पूछ रहा है सेक्शन, एनसीएलटी का नहीं, एनसीएलटी 408 था, एनक्लैट सेक्शन 410 था। क्लियर है यहाँ तक? ये तो हम लोग का उसी दिन हो गया था। So this completes your chapter number 8 fully.
आई होप यू हैव लर्न दिस चैप्टर अलॉन्ग विथ मी. अगर आप कभी भी भूलोगे ये वाला क्लास वापस से देखोगे, आपको अच्छे से लर्न हो जाएगा. नोट्स को पढ़ोगे तो ही हो जाएगा. तो देख रहे हो बुक में कितना डिफिकल्ट वे में पैरा फॉर्मेट में दिया, हम लोग उसको पॉइंट वाइज अच्छे से कॉपी में लिख लिया और लर्न कर चुके हैं. सो जस्ट यू नीड टू गो थ्रू माई नोट्स द डे बिफोर योर एग्जाम. और अभी आज ही के दिन ये पूरा चैप्टर थॉरली लर्न कर लो, फिर कभी नहीं भूलोगे. अगर आज नहीं लर्न किए, कल खोल के देखोगे तो कोई फायदा नहीं है. मेरा क्लास जैसे ही खत्म हो, आज ही पूरा लेक्चर को लर्न कर लो, इंक्लूडिंग द प्रीवियस क्लास लेक्चर. पूरा इसको मेक श्योर यू लर्न एंड रिवाइज इट थॉरली. अब एक दो दिन बाद खोलोगे तो नहीं याद रहेगा, फिर लेक्चर अटेंड करने का कोई फायदा नहीं है. यू आर गोइंग टू फॉरगेट डाउन एवरीथिंग. चलो, दैट्स इट फॉर टुडे. थैंक यू ऑल ऑफ यू. बाय बाय.